हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अज्ञानी फैक्ट्स पर। मैं आपका अपना बाबा अज्ञानी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम आपकी स्पेस से जुड़ी कुछ गलतफहमियों को दूर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुने और बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलतफहमी, प्लूटो एक प्लैनेट है। हम अपने बचपन से ये पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह है और ये सूरज से सबसे दूर और सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। इसका एवरेज टेम्परेचर कोई -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। प्लूटो के पास अपने 5 मून हैं और इसका नाम एक छोटी सी लड़की ने अपने नाम के ऊपर रखा था, जो कि आप गेस कर सकते हैं। उस लड़की का नाम था प्लूटो। तो बात कुछ ऐसी है कि लगभग 76 ईयर्स तक, 76 सालों तक प्लूटो का अपना ग्रह का दर्जा बना हुआ था। वह 9वें ग्रह के रूप से अपनी सत्ता पर कायम था, लेकिन सन 2006 में सत्ता छीन ली गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ये बात है सन 2006 की, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक वोटिंग कराई जिसका टॉपिक था कि प्लूटो को एक ग्रह बोला जाए या फिर उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया जाए। तो जो बता दूं कि जो मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को ग्रह बनने के लिए, तो उसमें 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फैक्टर नंबर 1 कि उस बॉडी को हमारे सूर्य यानी हमारे सन के चारों और एक ऑर्बिट में चक्कर लगाना ज़रूरी होता है, जो कि डेफिनेटली प्लूटो करता है। फैक्टर नंबर 2 कि वो बॉडी का जो शेप है वो स्फेरिकल या थोड़ा राउंड शेप का होना चाहिए, जो कि प्लूटो फुलफिल करता है। लेकिन एक तीसरा फैक्टर और होता है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को ग्रह कहलाने के लिए। उसका होता है कि एक ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में वह सेलेस्टियल बॉडी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो उसकी डोमिनेटिंग बॉडी होनी चाहिए और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसकी रास्ते में ना आए, और अगर आती हैं तो वो डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए उसके ऑर्बिट में। लेकिन प्लूटो के केस में माना जाता है कि क्यूपर बेल्ट के कुछ बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट प्लूटो के ऑर्बिट में डोमिनेट करते हैं, और क्योंकि वो काफ़ी बड़े हैं और प्लूटो का साइज़ अपने आप में बहुत छोटा है, तो ये वाला टेस्ट जो है वो प्लूटो एक फ्लाइंग कलर्स के साथ अच्छे मार्क्स के साथ पास नहीं कर पाता। तो इसलिए उस मीटिंग में एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिसाइड किया कि प्लूटो अब से एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाएगा। लेकिन ये वोटिंग अपने आप में थोड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप की है, क्योंकि उस वोटिंग में वर्ल्ड के हार्डली 5% एस्ट्रोनॉमर्स ने ही भाग लिया था। तो अभी भी प्लूटो का स्टेटस कि वो प्लैनेट है या फिर वो ड्वार्फ प्लैनेट है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो है। हम बात करते हैं अपने दूसरे ग्रह मरकरी के बारे में और उससे जुड़ी कुछ गलतफहमियां। मरकरी यानी बुध ग्रह को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म या फिर बोले तो हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। मरकरी एक छोटा सा पथरीला प्लैनेट है जो कि सूरज के काफ़ी नज़दीक है। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो सबसे पास सूर्य से मरकरी ग्रह ही आता है। और अगर प्लूटो को एक प्लैनेट कंसिडर ना करें तो मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम में। कितना कन्फ्यूज़न है ना, प्लूटो को कंसिडर करो कि ना करो। तो कोई नहीं, उस गलतफहमी को हम चलने देते हैं और अब वापस आते हैं मरकरी के ऊपर। मरकरी एक ओवल शेप्ड ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाता है, जो कि एज क्लोज एज 29 मिलियन माइल्स टू सन रहता है, और एवरेज अगर देखें तो अराउंड 40 मिलियन माइल्स के आसपास उसका डिस्टेंस रहता है हमारे सन से। लेकिन इतना पास होने के बाद भी क्या हो अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। हालांकि ये बाकी सभी के कंपैरिजन में काफ़ी पास रहता है अपने ऑर्बिट में सूरज से, लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अगर बात करें इसके ऑर्बिट की, तो इसको लगभग 176 अर्थ डेज लगते हैं हमारे सन का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए। और इसका जो टेम्परेचर है वो अपने दिन के टाइम पे मैक्सिमम लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि लगभग 425 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और जबकि इसका जो रात का टेम्परेचर है वो लगभग -290 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले तो
अप्रोक्स 144 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जाता है। तो इसका जो डे और नाइट का टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मरकरी के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का ना होना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो गैसेस को ट्रैप करे, जो हीट को ट्रैप करे, वो ना होना, और जिसके कारण इसके दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और इसी डिफरेंस के कारण मरकरी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है दूसरे किसी प्लेनेट के कंपैरिजन में। पर अगर मरकरी सबसे गर्म नहीं है तो सबसे गर्म फिर है कौन? सबसे गर्म है हमारा अपना वीनस, बोले तो शुक्र ग्रह, जिसको हमारी अर्थ का सिस्टर प्लेनेट भी बोला जाता है। सिस्टर प्लेनेट इसलिए क्योंकि इसका जो साइज़ है वो रफली हमारे अर्थ के बराबर ही है, बराबर भी ना कहीं तो अर्थ जैसा ही है। काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि वीनस के पास भी अपना एक एटमॉस्फेयर है, हालांकि उसमें जो गैसेस हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं जो हमारे अर्थ पर हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर बोलें तो उन दोनों के पास अपना एटमॉस्फेयर। अर्थ और वीनस दोनों को ही रॉकी प्लैनेट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही माउंटेन्स और वैलीज़ का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। यहाँ तक कि अर्थ और वीनस की डेंसिटीज़ भी काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ इतनी ही सिमिलरिटीज़ हैं दोनों प्लैनेट्स के बीच में। और जो डिफरेंस आते हैं वो मेनली डिसाइड करते हैं कि अर्थ हमारा हैबिटेबल है और वीनस जो है वहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। बात करें डिफरेंसेस की, तो जो वीनस का टेम्परेचर है वो अप्रोक्स 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हाई जा सकता है, जिसको कि डिग्री सेल्सियस में बात करें तो रफली 480 डिग्री सेल्सियस तक इसका हाईएस्ट टेम्परेचर चला जाता है। जबकि इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो मरकरी की तरह इतना लो नहीं आता है। यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर भी 400 डिग्री के आसपास ही घूमते रहता है। तो मैक्सिमम वेरिएशन जो देखा जाता है टेम्परेचर्स के बीच वो 60 to 70 डिग्रीज ही होता है, ना कि जैसे कि मरकरी के केस में वो काफ़ी ज़्यादा था। और सिर्फ ये हाई टेम्परेचर एक अकेला कारण नहीं है जिससे वीनस हैबिटेबल नहीं है। वहाँ के जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। वो हमारे पृथ्वी के बादलों की तरह नहीं है जिनसे एक बहुत ही हार्मलेस पानी बरसता है। वहाँ के बादल से जो बारिश होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, और वहाँ के जो वोल्केनोज हैं वो हाईली एसिडिक वोल्केनोज होते हैं। अब आते हैं अपने अगले मिसकंसेप्शन या अपनी अगली गलतफहमी के ऊपर कि हमारी जो अर्थ है वो एक स्फेयर है। हाँ, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप्ड प्लैनेट है, बट ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अगर हम नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो उनके शब्दों में अर्थ एक इरेगुलरली शेप्ड इलिप्सॉइड है। अब उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ है वो इक्वेटर के ऊपर जो उसकी मोटाई है, जो उसका डायमीटर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसके जो पोल्स हैं। और उसका मेन कारण माना जाता है कि जो हमारे अर्थ के रोटेशन से जनरेट होने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण ऐसा डिफरेंस आता है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इसके अलावा भी जो हमारी अर्थ है वो एक कॉन्स्टेंटली उसकी शेप चेंज होती रहती है, और जिसके काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज होती रहती है। कुछ के बारे में अभी बात करेंगे, जैसे कि हमारे फ्लड्स आते हैं या फिर कुछ वोल्केनोज कहीं पे इरप्ट हो जाता है तो उसकी वजह से उस लोकेशन की जो डेंसिटी है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा एक नया फैक्टर जो ह्यूमन इंड्यूस्ड है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके चलते हमारे काफ़ी ग्लेशियर्स जो है वो उसकी बर्फ़ पिघल रही है। जैसे कि ग्रीनलैंड का एग्जांपल ले तो ग्रीनलैंड अपना वज़न लगातार खोते जा रहा है। वहाँ की जो बर्फ़ है वो लगातार ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघलती जा रही है, और क्योंकि वहाँ से बर्फ़ पिघल रही है तो वहाँ से मास जो है वो शिफ्ट होके ओशियंस की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो शेप चेंज होते रहता है। और यही कारण है कि अर्थ एक परफेक्टली स्फेयर शेप कभी मेंटेन कर ही नहीं पाएगा और कर ही नहीं पाया है आज तक। और अब आज के वीडियो में फाइनली बात करते हैं मार्स के बारे में।
मार्स बोले तो मंगल ग्रह, जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है और काफ़ी बड़े बड़े एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे कि नासा, हमारा इसरो, इवन रशियन और चाइनीज़ स्पेस एजेंसीज भी इसके बारे में काफ़ी खोज करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट एजेंसी जैसे स्पेस एक्स भी मार्स को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो कि अर्थ रहने लायक ना बचे तो मार्स को एक ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जो जिस पे जाकर इंसान रह सकते हैं। लेकिन मार्स के मिशंस के बारे में बहुत ही बड़ी गलतफहमी हम और आप आज के आम इंसान के दिमाग में रहती है कि हम लोग मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हम पहुंचे तो हैं, लेकिन अभी तक भी कोई इंसान मंगल ग्रह पर लैंड नहीं कर पाया है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है जो किसी इंसान को मंगल ग्रह पर सेटल करा पाए। सेटल कराना तो दूर की बात है, किसी इंसान को मंगल ग्रह पर भेजकर वापस अपनी पृथ्वी पर बुला पाए। और इसका जो बड़ा कारण है वो है हमारी और मार्स की पोजीशनिंग। क्या होता है कि हम और मंगल ग्रह दोनों अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन हमारे ऑर्बिट की शेप और डायरेक्शन काफ़ी डिफरेंट है, जिससे क्या होता है कि सिर्फ लगभग 26 महीने में एक बार दोनों प्लैनेट एक दूसरे के इतना पास आ पाते हैं कि यहाँ से कोई चीज़, कोई स्पेस क्राफ्ट या कोई रॉकेट मार्स पर भेजा जा सके। तो अगर हमें कुछ मार्स पर भेजना है, मंगल ग्रह पर कुछ भेजना है, तो उसके लिए हमें लगभग 2 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई मनुष्य मंगल ग्रह का एक राउंड ट्रिप करना चाहे तो उसके लिए जो ट्रैवलिंग टाइम रहता है वो लगभग 21 महीने का रहता है, जिसमें कि 9 महीने इधर से जाने के लिए और फिर 9 महीने उधर से आने के लिए, और 20 से 3 से 4 महीने लगते हैं यह इंतज़ार करने में कि सही लॉन्च की पोजीशनिंग में दोनों ग्रह हों, तभी लॉन्च हो सकता है। तो ये 21 महीने काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है किसी भी इंसान को वहाँ जाकर सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उसको इतने लंबे समय के लिए ऑक्सीजन और खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत प्रकार की चीज़ें चाहिए होती हैं। यदि कोई मनुष्य उधर जाकर कुछ रिसर्च करता है या कुछ भी करता है तो उसको काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और यह सब करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास मौजूदा समय में तो नहीं है, बट आशा करते हैं कि आने वाले समय में यह सब टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, और उम्मीद करते हैं कि हम और आप भी एक दिन मंगल ग्रह पर कदम रख पाएंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। यह है हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ प्लैनेट्स के बारे में कॉमन गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की है। पार्ट 2 के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, और उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम जल्द से जल्द पार्ट 2 के साथ वापस आएंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।